हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ और जैसा आप सब लोग जानते हैं हम लोग ये सीरीज़ चलाते हैं आस्क डॉक्टर देवाशीष की, जिसमें हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स के बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी इंसान को कोई भी क्वेरी है उसको हम आंसर कर पाएँ। हालांकि वक्त रहते हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सारी क्वेरीज़ को आंसर करूं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस रेलेवेंट होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं, हम मैक्सिमम सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं, आपके मन में कोई दिक्कत है, आपको कोई स्पाइन रिलेटेड क्वेरी है या आपके किसी जान पहचान वाले, आपके किसी हमदर्द को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल पूछा है गौरव लखोटिया जी ने, और गौरव लखोटिया जी ये पूछ रहे हैं कि 4 साल पहले उनको नर्व पेन था, पर अब फिजियोथेरेपी ली, दवाई ली और रेस्ट किया, उससे उनका लेग पेन तो ठीक हो गया, लेकिन L4, L5, S1 में लगातार बैक पेन उनको बना हुआ है। तो गौरव जी, इस तरह की प्रॉब्लम कई पेशेंट्स को होती है। जब इनिशियली सायाटिका आता है तो फिर वो लेग पेन के साथ आता है, बैक पेन के साथ भी आता है, बट रिलेटिवली धीरे धीरे जो लेग कंप्लेंट्स हैं वो ठीक हो जाती हैं और कुछ पेशेंट्स को बैक पेन रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिडुअल बैक पेन या फिर लिमिटेड बैक पेन। ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पाइन सर्जन से मिलें, एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस कराएं और पेन जनरेटर का पता लगाएं। पेन जनरेटर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पेन जनरेटर का मतलब होता है कि किस पॉइंट ऑफ स्पाइन से पेन आ रहा है। हो सकता है कि आपकी जो डिस्क है उसको डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ हो गई हो या DDD हो गया हो, इस वजह से आपको बैक पेन आ रहा है। हो सकता है आपके फेसेट जॉइंट्स थोड़े ख़राब हो रहे हो, उसमें से पेन आ रहा है, या हो सकता है बैक पेन नॉर्मली थोड़ी स्टिफ हो गई हो, लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से आपको बैक पेन आ रहा है, जिसको हम मैकेनिकल बैक पेन भी कहते हैं। और भी बहुत सारे रीजन स्पाइन में हो सकते हैं जिसके कारण से बैक पेन या रेफर्ड बैक पेन आपको हो सकता है। तो गौरव सर, बेस्ट है कि आप एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलें, एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम को और अपने प्रॉब्लम के लिए डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज का नेक्स्ट सवाल पूछा है आशीष कुमार जी ने। आशीष कुमार जी ने पूछा है कि उनको L4, L5 की स्पाइनल सर्जरी उन्होंने ओपन सर्जरी कहीं से करवाई है और वो करवाने के बाद उनको 2 महीने हो गए हैं और अभी भी उनको सयाटिका का पेन आ रहा है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए आशीष सर, ऐसा कई पेशेंट्स में हो सकता है सर्जरी के बाद आपको दर्द पैर में रह जाए। उसके कई कारण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। हो सकता है नर्व में कोई परमानेंट डैमेज हो सकता है कभी कभी हम लोग जब सर्जरी करते हैं, मैं भी जब इस तरह की सर्जरीज करता हूं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरा डिकम्प्रेशन नहीं कर पाते, नस पे थोड़ा बहुत दबाव बच जाता है। इसको ऐसा नहीं कि इसमें किसी डॉक्टर की कोई गलती है, ऐसा होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि आप कभी कभी एसेस नहीं कर पाते कि कहाँ कहाँ नर्व कंप्रेस्ड है और MRI हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डीकम्प्रेशन। यदि इनकम्प्लीट डीकम्प्रेशन हो, नर्व में कोई परमानेंट डैमेज हो या फिर नर्व कंप्रेशन के अलावा और भी कोई कारण हो, नर्व पैरों में सुन्नाहट, झन्नाहट, चींटी काटना या दर्द आने का, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से दर्द आपका पूरी तरह नहीं गया या नहीं गया है। तो मेरा मानना यह है कि इसके लिए एक नया MRI स्कैन हो, डिटेल में आपका फिर से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो और उसके बाद आप अपने स्पाइन सर्जन से इस प्रॉब्लम के बारे में राय लें और स्पेशली उन्हीं डॉक्टर से राय लें जिन्होंने आपकी सर्जरी की है, क्योंकि उन्होंने आपकी सर्जरी की है, उनको डिटेल में पता होगा आपकी प्रॉब्लम के बारे में और आपको सही मार्ग की तरफ वो अग्रसर कर पाएंगे और बहुत सही तरीके से आपका इलाज कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप सही इलाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर दिलीप राजौले जी ने। दिलीप राजौले जी ने ये पूछा है कि उनको क्या C1 C2 में हम उनके लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं। तो देखिए सर, एंडोस्कोपी की आजकल कोई लिमिट नहीं रही है। C1 C2 C0 C1 ब्रेन स्टेम, और आजकल तो ब्रेन के अंदर भी लोग एंडोस्कोपी करने लगे हैं। एंडोस्कोपी एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है जो हर तरह की जगह पे की जा सकती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और लगातार इस सर्जरी के इंडिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और तो आपको अपने स्पाइन सर्जन से बात करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह की पैथोलॉजी को हम टैकल कर रहे हैं। अगर C1 C2 में कोई कंप्रेशन है तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है एंडोस्कोपी से, पर यह बात भी जानना ज़रूरी है कि सब तरह के केसेस में एंडोस्कोपी नहीं हो सकती।
और कई केसेस में जिसमें इंस्टेबिलिटी होती है, उन केसेस में स्क्रू फिक्सेशन करना बड़ा ज़रूरी होता है या स्पाइन स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी होता है। उन केसेस में एंडोस्कोपी का रोल कम हो जाता है और माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या फिर कभी कभी मिनी ओपन स्पाइन सर्जरीज का रोल बढ़ जाता है। तो ये आपके सीटी स्कैन्स, डायनामिक एक्सरेज को देख के एग्जैक्टली पता लगेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको है और उसके बारे में जानकारी आपको एग्जैक्टली आपके स्पाइन सर्जन जो नियरेस्ट हो वो दे सकते हैं और आपको सही राह दिखा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर देवांश शर्मा जी ने। देवांश शर्मा ने पूछा है इनको C2 to C4 स्लिप डिस्क है जिसकी वजह से उनके हाथों में नमनेस हो रही है और नमनेस के कारण उनके पैरों में भी कुछ उनको टिंगलिंग फीलिंग आती हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? तो देवांश सर, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हाथों में नमनेस आना का मतलब है कि आपके गर्दन में कोई नस दब रही है। ये बाद में एक भयावह या एक कॉम्प्लिकेटेड रूप भी ले सकता है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसका MRI स्कैन करें, डिटेल में अपने स्पाइन सर्जन से बात करें और इस प्रॉब्लम का सही तरीके से निदान पाएं। अगर ये कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ती है तो हाथों में कमज़ोरी, चल ना पाना, बैलेंस वीक होना, ब्लैडर बॉवल इश्यूज़ होना भी हो सकते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं मानना चाहिए, इसको सीरियस मानना चाहिए और इसका सही इलाज जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। और सही इलाज के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी एक्सपर्ट एडवाइस, एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलें और अपनी प्रॉब्लम का निदान पाएं। नेक्स्ट सवाल पूछा है अपूर्व मेहता जी ने और अपूर्व मेहता जी ने पूछा है कि उनको सेंट्रल डिस्क है और सेंट्रल डिस्क है और लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी है। ऐसे केस में क्या ट्रांसफेरमल एंडोस्कोपी हो सकती है? तो अपूर्व सर, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स करूंगा इस सवाल को पूछने के लिए। एक बहुत गलत धारणा पब्लिक में है कि अगर आपको सेंट्रल डिस्क हर्निएशन है या आपको लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी है या आपको दिक्कत सेंटर साइड में है, ऐसे केस में एंडोस्कोपी नहीं की जा सकती। लोगों को ऐसा लगता है। इनफैक्ट कई बार कुछ स्पाइन सर्जन्स को और जिनका कि एंडोस्कोपी में एक्सपोजर नहीं है, उनको भी ऐसा लगता है कि सेंट्रल डिस्क हर्निएशन को एंडोस्कोपी से ट्रीट नहीं किया जा सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये धारणा लगभग पूरी तरह गलत है। एंडोस्कोपी के माध्यम से सेंट्रल डिस्क हर्निएशन, पैरासेंट्रल डिस्क हर्निएशन, फार लेटरल हर्निएशन और एक्स्ट्रा फोरामिनल हर्निएशन, इनफैक्ट किसी भी तरीके के हर्निएशन का सबसे अच्छा और फास्ट इलाज हम कर सकते हैं एंडोस्कोपी से। कैल्सिफाइड हर्निएशन के लिए भी बेस्ट तरीका इलाज का है एंडोस्कोपी, क्योंकि एंडोस्कोपी में आप साइड से जाते हैं तो आप डिस्क और ड्यूरल जंक्शन को ज़्यादा अच्छा देख पाते हैं एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी या माइक्रो डिस्केक्टमी। दूसरा फायदा ये होता है कि इसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, बेहोशी नहीं लगानी पड़ती, टाँके नहीं लगाने पड़ते, चीरफाड़ नहीं करनी पड़ती, ब्लड लॉस नहीं होता और पेशेंट एक दिन के अंदर ही ठीक होकर घर जा सकता है। ये फास्ट है, एक्यूरेट है और परफेक्ट है। इसके इलाज कराने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से राय लें जो कि रेगुलरली एंडोस्कोपी करता है, जिससे कि आपको सही राह की तरफ, सही बात की तरफ बताया जा सके। क्योंकि जो सर्जन ओपन सर्जरी करते हैं उनका ओपन में बहुत बढ़िया एक्सपोजर होता है, ओपन में हाथ उनका बड़ा अच्छा सेट होता है, पर उनका हाथ एंडोस्कोपी में शायद उतना अच्छा ना हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी एंडोस्कोपी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन से सही राह लेनी चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल और आज का लास्ट सवाल पूछा है यश केरकार जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि क्या मल्टी लेवल डिस्क डिजीज में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है। उनको L4, L5 या L5, S1 के लिए वो बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है या उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एंडोस्कोपी हमेशा सिंगल डिस्क हर्निएशन के लिए होती है। तो यश सर, ये भी बात सरासर गलत है। एंडोस्कोपी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, कितने भी लेवल पे की जा सकती है और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो चीरफाड़ नहीं होती और कोई खतरा भी नहीं होता। इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपी कर रहे हैं और 2 लेवल एडजेसेंट लेवल पे करनी है, जैसे L4, L5 और L5S1, तो कई सारे डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे मेरे केसेस में जब मैं मल्टी लेवल डिस्क डिजीज ट्रीट करता हूं, तो एक ही जगह से स्कोप डाल के 2 लेवल को ट्रीट करना बहुत आसानी से पॉसिबल है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि एंडोस्कोपी के लिए एक बहुत छोटा सा चीरा लगता है तो पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, पेशेंट को बेहोशी नहीं दी होती, तो ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा लंबी बेहोशी चल गई तो कोई खतरा हो जाएगा। 2 लेवल पे करने में डबल टाइम लगेगा। एक एंडोस्कोपी करने में अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है, 2 एंडोस्कोपी करने में 2 आवर्स लग जाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दवाइयाँ या कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशन घटते हैं, क्योंकि जब आप ओपन सर्जरी में 2 लेवल करते हैं तो पेशेंट को डबल टाइम तक एनेस्थीसिया देना पड़ता है, डबल टाइम तक पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इसलिए 2 लेवल एंडोस्कोपी सेफ है, बहुत सुरक्षित है,
आप बेधड़क होकर इसको करा सकते हैं और सही इलाज की तरफ जा सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये तो रही आज की एपिसोड की बात। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं और आपको मेरे चैनल से कोई भी वैल्यू मिलती है, आपकी लाइफ में कोई भी फ़ायदा हमारे इस वीडियो चैनल से, इस प्रयास से आपको होता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके दोस्तों को किसी को प्रॉब्लम है तो इन वीडियोज़ को व्हाट्सएप के सहारे उनको भेज सकते हैं। फिर से मिलूंगा नए एपिसोड में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।